हेलो दोस्तों, आप सभी को नमस्ते। मैं शिव शक्ति कुमार और हमारे यूट्यूब चैनल यात्रा इस पर आप सभी का स्वागत है। तो अभी हम जो मेरा कार्यक्रम चल रहा है उसमें हम 71वीं बीपीएससी के लिए जिला वाइज अध्ययन करते हैं। उसमें जो भी महत्वपूर्ण फैक्ट होता है जो 71वीं बीपीएससी के लिए ज़रूरी है उस पर चर्चा करते हैं। साथ ही उस जिला से जो भी करंट अफेयर जो भी न्यूज़ में रहा है उस पर भी हम चर्चा करते हैं। तो आपके समक्ष हमारा जो अभी अगला जो ज़िला है जिस पर हम चर्चा करने जा रहे हैं वो मुजफ्फरपुर ज़िला है। और मुजफ्फरपुर ज़िला के बारे में हम जानेंगे कि 71वीं बीपीएससी के लिए जो भी जरूरी वहाँ का फैक्ट है, जो भी स्थल है, नदी है और साथ में जो करंट अफेयर है हम उस पर चर्चा करेंगे। तो चलिए देखते हैं। सबसे पहले हम इस ज़िला का परिचय देख लेते हैं कि मुजफ्फरपुर ज़िला का बेसिक परिचय पता होना चाहिए, क्योंकि बहुत सारे जो प्रश्न हैं बीपीएससी में यहीं से आते हैं। तो बेसिक परिचय देखते हैं कि मुजफ्फरपुर ज़िला का गठन 1875 में हुआ था। ये उतना ज़रूरी नहीं क्योंकि किसी भी ज़िला का गठन अभी तक पूछा नहीं गया है कि किस ज़िला का गठन कब हुआ बीपीएससी की परीक्षा में। फिर भी याद रखने के लिए कि मुजफ्फरपुर ज़िला का गठन 1875 में हुआ था। मुजफ्फरपुर ज़िला जो है तिरहुत प्रमंडल में आता है। तो ये पूछा गया था। आप देखेंगे 67 बीपीएससी 66 बीपीएससी में जो है प्रमंडल से पूछा गया था कि किस प्रमंडल में कौन सा जिला शामिल है। तो पूरे बिहार में 9 प्रमंडल है, तो इसको याद रखेंगे। और 9 प्रमंडल है उसमें तिरहुत प्रमंडल भी है और तिरहुत प्रमंडल में 6 जिला शामिल है। तो 6 जिला आगे हम देखेंगे कि कौन कौन से जिला इसमें शामिल है, लेकिन इतना याद रखेंगे कि मुजफ्फरपुर भी तिरहुत प्रमंडल में है। तिरहुत प्रमंडल में कुछ 6 जिला शामिल है। चलिए आगे देखते हैं। अगला जो महत्वपूर्ण फैक्ट है कि मुजफ्फरपुर जो ज़िला है उसका मुख्यालय भी मुजफ्फरपुर में ही है। तो वो ऐसा ज़िला है जिसका मुख्यालय उसी के नाम पर बनाया गया है। जिस तरीके से बहुत सारे ज़िले हैं जिसका मुख्यालय वही होता है, जैसे सीतामढ़ी ज़िला हो गया तो सीतामढ़ी का मुख्यालय भी सीतामढ़ी में है। बहुत सारे ज़िले ऐसे होते हैं जिसका मुख्यालय जो है ज़िला का नाम पर नहीं होता है, जैसे कि पूर्वी चंपारण है, पश्चिम चंपारण है, वैशाली ज़िला है। तो ये सब का नाम जो है उस ज़िला के नाम पर, उसका मुख्यालय का नाम नहीं अलग अलग है। जैसे वैशाली ज़िला का मुख्यालय हाजीपुर है। तिरहुत प्रमंडल में जो भी जिले आते हैं उसका नाम देखेंगे। पहला तो मुजफ्फरपुर है, दूसरा वैशाली है, तीसरा सीतामढ़ी है, चौथा सीवर है और पांचवा पूर्वी चंपारण और छठा पश्चिम चंपारण है। तो ये 6 जिले हैं। तिरहुत प्रमंडल में कुल 6 जिले हैं, तो इसको याद रखेंगे कि तिरहुत प्रमंडल में कुल 6 जिले हैं। कौन से? मुजफ्फरपुर, वैशाली, सीतामढ़ी, शिवहर, पूर्वी चंपारण और पश्चिम चंपारण। चलिए देखते हैं। मुजफ्फरपुर जिला में जो अनुमंडल की संख्या है वो 2 है, तो इसको याद रखेंगे। मुजफ्फरपुर जिला मंडल की संख्या 2 है, जबकि पूरे बिहार में 101 अनुमंडल है। 101 अनुमंडल है, इसको याद रखिएगा। बिहार में कुल 101 अनुमंडल है, क्योंकि इससे भी सवाल पूछा गया है। आप देखेंगे 64 में, 63 में भी अनुमंडल से पूछा गया है। मुजफ्फरपुर जिला में प्रखंडों की संख्या 16 है, जबकि बिहार में प्रखंड 534 है। तो 534 है, ऐसा तो आपसे नहीं पूछा जाएगा कि मुजफ्फरपुर जिला में कितने प्रखंड है। इस तरीके का सवाल अभी तक बीपीएससी में पूछा नहीं गया है, लेकिन ये जरूर पूछा जा सकता है कि पूरे बिहार में प्रखंडों की संख्या कितने हैं, अंचल कितने हैं। तो इस तरीके के जरूर पूछा जा सकता है। तो 534 प्रखंड है, तो इसको याद रखिएगा। 534 ब्लॉक पूरे बिहार के अंदर है। चलिए देखते हैं। मुजफ्फरपुर जिला में कुल लोकसभा की जो सीट है 1 है। तो इस तरीके का सवाल अभी तक नहीं आया कि किस जिला में कितने लोकसभा की सीट है, लेकिन पूरे बिहार में लोकसभा की सीट 40 है। इसको याद रखेंगे, क्योंकि ये सवाल भी 2-3 बार बीपीएससी के परीक्षाएं पूछा गया है कि लोकसभा की सीट कितने हैं, राज्यसभा कितने सीट है। तो लोकसभा की सीट कितना है? 40 है। आगे देखें। मुजफ्फरपुर जिला में विधानसभा की सीट 11 है, जबकि बिहार में 243 है। तो अभी विधानसभा का चुनाव होने वाला, इस सवाल आ भी सकता है। अभी 243 सीट है, इसको भी याद रखेंगे। और क्योंकि यहाँ से सवाल बराबर आया है। आप ये भी देखेंगे कि SC ST कितना है, ये सब भी आप जब इसका अध्ययन करेंगे तो इसको गौर से पढ़ेंगे कि रिजर्वेशन कहाँ कहाँ है, क्योंकि इससे भी सवाल आते रहता है। चलिए आगे देखते हैं। मुजफ्फरपुर जिला का जो जनसंख्या घनत्व कितना है? 1514 है। 1514 है, जबकि बिहार का 1106 है। तो इसको भी याद रखेंगे, बिहार का 1106 है और ये राज्यों में प्रथम स्थान पे है। पूरे राज्य में जितना भी भारत है उसके राज्यों में सर्वाधिक जनसंख्या घनत्व किसका है? बिहार का। इसको याद रखेंगे। उसके बाद पश्चिम बंगाल का स्थान आता है। पहले पश्चिम बंगाल ही था 2001 की जनगणना के अनुसार। जो मुजफ्फरपुर का जो लिंगानुपात है कितना है? मुजफ्फरपुर का लिंगानुपात 900 है, और जबकि बिहार का लिंगानुपात 918 है। तो 918 होने के बावजूद भी बिहार जो है, जो सामाजिक सूचकांक होता है उसमें पिछड़ा हुआ राज्य है, क्योंकि 918 बेहतर नहीं माना जाता है सामाजिक विकास के दृष्टिकोण से। और उसमें मुजफ्फरपुर जिला में 900 है, तो ये और भी बुरा स्थिति है। तो इसको भी याद रखेंगे। 918 बिहार का लिंगानुपात है। इस पर भी सवाल आया था 3 बार, अभी तक सवाल 4 बार लगातार आता है। और बिहार जो बीपीएससी का एग्जाम होता है उसका सबसे फेवरेट जो है चैप्टर है, एक तरीका से देखें कि जनगणना जो है, जनगणना से सवाल हमेशा 3-4 आते हैं। भारत की जनगणना हो, बिहार की जनगणना हो, साथ में जो वैश्विक स्तर पे जनगणना जनसंख्या से जुड़ा हुआ जो भी सवाल बनते हो तो उससे सवाल आता है। इसलिए बीपीएससी का जब भी आप तैयारी करें तो यहाँ से 5-6 सवाल तो बनता ही है। तो बेहतर तरीका से जनगणना जो चैप्टर है, चाहे भारत का हो, बिहार का हो और अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर भी जो भी है, उसको आप जरूर देखेंगे, क्योंकि बीपीएससी का एक बहुत ही फेवरेट चैप्टर है। चलिए देखते हैं आगे। जो मुजफ्फरपुर जिला है उसकी साक्षरता दर जो है 63.43 है। तो 63.43 है, 63.43 इसका याद रखेंगे। 63.43 यानी 43 है।
प्रतिशत है, जबकि बिहार की जो साक्षरता दर है 61% है। तो यहाँ जो है मुजफ्फरपुर बेहतर स्थिति में साक्षरता दर के मामला में, और बिहार का जो साक्षरता दर है 61% है और ये राज्यों में सबसे नीचे है। इसको भी याद रखें, क्योंकि एक बार सवाल आया था कि बिहार नीचे से पहला है, नीचे से दूसरे स्थान पे, नीचे से तीसरा स्थान पे, ऊपर से पहले स्थान पे है। तो इस तरीके के सवाल बीपीएससी में आते रहा है। जो मुजफ्फरपुर जिला उसमें 2 नदियाँ बहती है, एक बूढ़ी गंडक नदी है, बूढ़ी गंडक नदी है, बूढ़ी गंडक नदी है, वहाँ प्रोनाउंसिएशन में दिक्कत है, बूढ़ी गंडक नदी है वहाँ। तो मुजफ्फरपुर में बूढ़ी गंडक नदी और बागमती नदी बहती है, इसको याद रखिए, क्योंकि अभी फ़ोन आ गया था इससे डिस्टर्ब हुआ, सॉरी। और मुजफ्फरपुर जो ज़िला है उसकी ज़्यादातर जो लोग हैं बज्जिका और हिंदी भाषी है, तो बज्जिका और हिंदी भाषी इसको भी याद रखेंगे। और बज्जिका जो है बज्जी संघ की भाषा थी, प्राचीन काल में आप देखेंगे कि जो बज्जी संघ है वहीं से ये भाषा आई है, उस क्षेत्र में बोला जाता था। और बज्जिका जो उस समय बज्जी संघ थी, उसमें मुजफ्फरपुर जिला भी, वैशाली जिला और सीतामढ़ी और जो भी तिरहुत प्रमंडल है लगभग उस प्रकार का जो भी जिला उसमें शामिल था। तो चलिए आगे देखते हैं। अगला जो हमारा महत्वपूर्ण जो प्रश्न आता है कि एक स्मार्ट सिटी स्कीम है, क्योंकि जो मुजफ्फरपुर ज़िला है वो स्मार्ट सिटी के तहत आती है, तो इसको भी याद रखेंगे कि जो मुजफ्फरपुर ज़िला है स्मार्ट सिटी में आता है। और पूरे बिहार में जो है 4 ज़िला है जो 4 शहर है जो स्मार्ट सिटी में आता है, तो इसको भी याद रखिएगा। ये 4 शहर है, पटना है, पहला तो पटना है, दूसरा भागलपुर है, बिहार शरीफ है तीसरे नंबर पे, और चौथे नंबर पे मुजफ्फरपुर शहर है। तो जो स्मार्ट सिटी स्कीम है उसमें मुजफ्फरपुर शहर को भी शामिल किया गया है, तो इसको भी याद रखिएगा। चलिए देखते हैं कि जो स्मार्ट सिटी कार्यक्रम है उसके बारे में देखते हैं। भारत सरकार की एक महत्वपूर्ण शहरी विकास कार्यक्रम है, तो शहरों का नए तरीका से विकास करने, क्योंकि दुनिया में आप देखें कि जो भी विदेशी पर्यटक भारत में आते हैं घूमने के लिए, और पूरे दुनिया के जो भी पर्यटक आते हैं, तो उसमें सबसे ज़्यादा जो भारत की बुराई होती है पूरे दुनिया के अंदर, वो इसी चीज़ का लेके होता है कि भारत में सफाई नहीं है, स्वच्छता पर ध्यान नहीं दिया जाता है, साफ़ सफाई नहीं है। तो इसी के लिए जो है भारत सरकार जो है स्मार्ट सिटी मिशन लेकर आया, ताकि इंफ्रास्ट्रक्चर को नया तरीका से बनाया जाए, साफ़ सफाई हो, बेहतर तरीका से वहाँ शासन प्रशासन की व्यवस्था हो, इंफ्रास्ट्रक्चर बेहतर हो और ट्रांसपोर्टेशन बेहतर हो। तो इसलिए 2015 में 25 जून को प्रधानमंत्री मोदी जी द्वारा यह कार्यक्रम शुरू किया था। तो इसको याद रखेंगे। जो स्मार्ट सिटी मिशन है भारत सरकार की एक महत्वपूर्ण शहरी विकास मिशन है, और इसके तहत इसको कब शुरुआत किया गया था, तो 25 जून 2015 को प्रधानमंत्री मोदी जी द्वारा शुरू किया गया था, तो इसको याद रखेंगे। और इस स्मार्ट सिटी के तहत क्या होता है, तो आप इसको देखेंगे कि इसमें स्मार्ट सिटी का यहाँ मतलब दिया हुआ, जो आपसे मेंस में भी प्रश्न आता है, तो आप इस तरीके के डायग्राम बनाने का प्रयास करें, क्योंकि डायग्राम के माध्यम से ही जो है मिलता है नंबर जो है। तो यहाँ देखेंगे कि स्मार्ट सिटी में कंपोनेंट कौन सा है, किस किन चीज़ों पर ध्यान दिया जाता है। तो सबसे पहला है कि वेस्ट मैनेजमेंट बेहतर होना चाहिए। जो भी स्मार्ट सिटी है, अगर वेस्ट मैनेजमेंट ही बेहतर नहीं होगा, वहाँ जो भी कचरा प्रोड्यूस होता है और उसका अगर निष्पादन बेहतर तरीक़ा से नहीं होता है, तो शहर में गंदा हो जाएगा, गंदगी फैल जाएगी और बहुत सारी बीमारी हो सकता है। तो सबसे पहला है कि जो वेस्ट मैनेजमेंट है उसके लेके सरकार काम करे। अभी देखें कि वेस्ट मैनेजमेंट आप जब जो नगर कार्यपालक पदाधिकारी होते हैं, जब आप सिलेक्शन हो जाएगा, तो एमयू के पोस्ट पे जब आपकी सिलेक्शन होगी, तो उसका मुख्य काम यही है। नगर कार्यपालक पदाधिकारी जब जाते हैं तो उन पर एक सबसे बड़ा जो है वेस्ट मैनेजमेंट को उनको देखना काम होता है कि जो कचरा प्रोड्यूस हो रहा है, साफ़ सफाई उनका एक मेजर काम है नगर निकाय का, नगर पालिका का। और उसके लिए एक अलग से लोक स्वच्छता पदाधिकारी की भी नियुक्ति की गई है बिहार सरकार के द्वारा। तो इसको देखेंगे आप कि वेस्ट मैनेजमेंट वहाँ बेहतर होना चाहिए स्मार्ट सिटी में। दूसरा है कि स्मार्ट पार्किंग होना चाहिए। ऐसा नहीं कि कहीं भी पार्क कर दिए या फिर पार्क करने के लिए गाड़ी लगाने के लिए जगह ही नहीं हो, तो भी दिक्कत है। तीसरा है कि स्ट्रीट रिपेयर होना चाहिए। जो स्ट्रीट सिस्टम है, जैसे बहुत सारे आपने देखे कि रोड है, लेकिन रोड के बगल में जो स्ट्रीट सिस्टम होता है जिसको फेवर ब्लॉक भी बोलते हैं, तो चलने के लिए बेहतर स्थिति नहीं होता, तो उसका भी बेहतर होना चाहिए। स्मार्ट मेंटेनेंस होना चाहिए। वेदर फोरकास्टिंग होना चाहिए, शहर में वेदर का क्या कंडीशन है उसको भी फोरकास्ट करने के लिए सिस्टम होना चाहिए। ट्रैफिक कंट्रोल बेहतर होना चाहिए। ऐसा नहीं कि ट्रैफिक जाम हो एकदम, अगर आधा घंटा का रास्ता अगर 2 घंटे में आप तय करेंगे तो फिर उस शहर में रहने का कोई मतलब नहीं। स्मार्ट लाइटनिंग हो, लाइट जो है स्मार्ट बेहतर तरीक़ा से वहाँ लाइट मैनेजमेंट हो, और एनर्जी मैनेजमेंट भी काफ़ी बेहतर हो, और इसके अलावे भी है गवर्नेंस बेहतर होना चाहिए, क्राइम नहीं होना चाहिए। तो इस तरीक़ा की चीज़ें स्मार्ट शहर में होता है, तो इसको भी याद रखेंगे। चलिए देखते हैं आगे। अगला जो हमारा महत्वपूर्ण प्रश्न है कि मुजफ्फरपुर से जो नदी बहती है उसमें एक बूढ़ी गंडक नदी है, तो यहाँ से सवाल आ सकता है, बूढ़ी गंडक नदी के बारे में पूछा जा सकता है। और देखेंगे कि बीपीएससी में हमेशा 2-3 सवाल तो नदी से रहता ही है। तो एक काम करें कि आप नदी का बेहतर तरीक़ा से तैयारी करें कि गंगा नदी को बीच से, मान ली गंगा नदी बीच से बहती है बिहार के अंदर, और दाएं तरफ से और बाएं तरफ से, कहें कि उत्तर की तरफ से और दक्षिण की तरफ से गंगा नदी में मिलने वाली सहायक नदी कौन सी है और उसका क्रम क्या क्या है, और कौन से जिला से बहती है, क्योंकि गंगा नदी पे तो सवाल आ चुका है, और नदी पे भी आई है। और कौन सी नदी कहाँ जाके गंगा से मिलती है, किस जिला में मिलती है, इस पर भी सवाल आ चुका है कि सो नदी कब कहाँ जाके
मिलती है गंगा नदी से। तो इसमें सवाल आया तो इस तरीके की याद रखेंगे। जो बूढ़ी गंडक नदी है, ये बूढ़ी गंडक नदी रामनगर बगहा जो पश्चिम चंपारण है वहाँ से निकलती है। अगर जिला पूछे तो पश्चिम चंपारण से निकलती है। जगह का नाम पूछा जाए तो रामनगर बगहा के पास एक चौतरवा चौर है, यहाँ चौतरवा कर लिखा गया है, चौतरवा चौर एक जगह का नाम है। तो चौतरवा चौर से यह निकलती है और शुरू में इसे बूढ़ी गंडक को सिकराना नदी बोला जाता है। तो शुरू में इसका नाम क्या है, सिकराना नाम है, सिकराना, इसको याद रखिएगा। इसको पहले सिकराना बोला जाता है, जो बाद में एक त्यूर स्रोत है, एक त्यूर से जब मिलती है तो उसके बाद इसको बूढ़ी गंडक नदी बोला जाता है। तो इसको याद रखेंगे आप। चलिए आगे देखते हैं। अगला जो है कि यह नदी जो है पश्चिम चंपारण, पूर्वी चंपारण, समस्तीपुर, बेगूसराय बहते हुए खगड़िया में जाके जो है गंगा नदी से मिल जाती है। तो यह नदी जो है खगड़िया में गंगा नदी से मिलती है और गंगा में यह उत्तर से मिलने वाली नदी है। तो आप देखें कि गंगा में नेपाल से जो भी नदी आती है, इस साइड से आ रही है, ऐसे नदी आ रही है, ऐसे आ रही है, तो ये उत्तर साइड से मिलने वाली नदी है। इस साइड से जो नदी मिली गंगा में उसको दक्षिण नदी कहते हैं। तो इसको भी याद रखेंगे। तो जो बूढ़ी गंडक नदी है वो उत्तर साइड से आके गंगा में मिलती है, तो इसको याद रखेंगे। और जो बेगूसराय का जो प्रसिद्ध रामसर स्थल साइड से है, जिसको कांवड़ ताल लेक भी बोलते हैं, कांवड़ ताल झील बोलते हैं बेगूसराय में, वह बूढ़ी गंडक नदी के ऑक्सबो लेक है। तो इसको भी याद रखेंगे क्योंकि इससे सवाल आ सकता है कि गंगा नदी के कि बूढ़ी गंडक नदी क्या है। और जो बूढ़ी गंडक नदी है उसकी कुल लंबाई कितना है, 320 किलोमीटर है। इसको याद रखिएगा, 320 किलोमीटर इसकी कुल लंबाई है। चलिए आगे देखते हैं, थोड़ा मैप देख लेते हैं। नदी जो मैप के माध्यम से थोड़ा नदी को समझने का हम लोग प्रयास करेंगे। यहाँ देखेंगे कि ये जो बीच से जो नदी बह रही है बीच से, ये गंगा नदी है। तो इस गंगा नदी के सापेक्ष ही जो प्रश्न पूछा जाता है यहाँ बीपीएससी में, तो सबसे लास्ट में घंघरा नदी है, जो सबसे मतलब इस कहे कि सबसे लास्ट में पहले उत्तर प्रदेश के साइड से मिलती है। यह जो घाघरा नदी है उत्तर प्रदेश और बिहार का बॉर्डर भी बनाती है। फिर गंडक नदी है, फिर बूढ़ी गंडक नदी है। तो इसको याद रखेंगे, दो अलग अलग नदियाँ है, गंडक नदी है, एक बूढ़ी गंडक नदी है। जो गंडक नदी है ये सोनपुर के पास जाके मिलती है। ये सोनपुर के पास देख रहे हैं कि वैशाली और छपरा के बीच में एक जो है ये सीमा रेखा बनाते हुए गंगा नदी से मिलती है। तो इसको भी याद रखेंगे। ये बूढ़ी गंडक नदी है, ये खगड़िया में यहाँ आके मिल रही है गंगा नदी से। उसके बाद यहाँ बागमती नदी है, इसको भी याद रखेंगे। बागमती नदी है, ये कोसी नदी की सहायक नदी है। फिर कमला नदी है, ये भी कोसी नदी की सहायक नदी है। फिर कोसी नदी है और यहाँ महानंदा नदी है जो लास्ट में किशनगंज से बहती है। और किशनगंज, पूर्णिया और कटिहार में बहती है महानंदा नदी। ये साइड साइड में बना रही है, किससे, पश्चिम बंगाल से जो है बॉर्डर बनाती है। तो इसको भी याद रखेंगे, सबसे लास्ट की नदी है। तो इसको याद रखेंगे, सबसे पहले घाघरा, फिर गंडक, फिर बूढ़ी गंडक, फिर बागमती, फिर कमला, फिर कोसी और फिर महानंदा। तो ये नदी का क्रम है, इसको याद रखिएगा। चलिए देखते हैं, बागमती नदी भी हमारे समक्ष है कि बागमती नदी चूँकि बहती है मुजफ्फरपुर से, तो बागमती नदी का उद्गम कहाँ है, शिवपुरी पर्वतमाला के पास बागद्वार एक झरना है, वहीं से होता है। तो ये शिवपुरी पर्वतमाला से निकलती है नेपाल से। और ये बागमती नदी कहाँ बहती है, भारत और नेपाल में बहती है। तो इसको याद रखें, बागमती नदी भारत नेपाल में बहती है और शिवपुरी के बागद्वार से, शिवपुरी पर्वत के बागद्वार से निकलती है। बागमती नदी जो है इसकी कुल लंबाई कितना है, तो 586 किलोमीटर है। बागमती नदी की कुल लंबाई कितना है, 586 किलोमीटर है। तो इसको याद रखिएगा, बागमती नदी की कुल लंबाई 586 किलोमीटर है। और जो पशुपतिनाथ मंदिर है, तो पशुपतिनाथ मंदिर जो है भगवान शिव भगवान के पूजा जाता है पशुपति के रूप में भी, आप जानते हैं। और ये नेपाल का सुप्रसिद्ध और पूरे वैश्विक स्तर पर प्रसिद्ध मंदिर है। ये भी किस नदी पे है, बागमती नदी पे है। तो आप देखेंगे बीपीएससी में आया था कि जो फ्रांस का शहर पेरिस है किस नदी पे है, तो वहाँ सीन नदी का आया था उसका। तो उसी प्रकार से पूछा जा सकता है, चूँकि पशुपतिनाथ मंदिर जो है नेपाल में है और ये काफ़ी प्रसिद्ध है और हिंदू धर्म के लिए भी प्रसिद्ध स्थल है और भारत से बहुत सारे लोग जो है वहाँ जाते हैं पूजा करने के लिए। तो ये पूछा जा सकता है कि किस नदी पे अवस्थित है। चूँकि वह नदी बिहार में भी बहती है तो दोनों के लिए इक्वली इंपॉर्टेंट हो जाता है। किस नदी पे, बागमती नदी पे, इसको याद रखिएगा। चलिए आगे देखते हैं। और ये बागमती नदी जो है बह रही है, आप इसको मैंने इसके बारे में बताया भी कि बागमती नदी यहाँ है, नेपाल से निकलती है। और सीतामढ़ी देख ही रहे हैं, शिवहर में बह रही है। पूर्वी चंपारण में भी थोड़ा इसका लग रहा है। फिर दरभंगा है, मुजफ्फरपुर जिला में बहती है। और ऐसे करके सहरसा जो है यहाँ देख रहे हैं, सहरसा में ये कमला से मिलती है, फिर जाके जो है कोसी नदी से मिल जाती है। तो कोसी नदी की सहायक नदी होगी, तो इसको भी याद रखें, जो है बागमती नदी जो है, कमला नदी जो है, ये दोनों कोसी नदी की सहायक नदी है। ये दोनों कोसी की नदी की सहायक नदी है, इसको याद रखेंगे, प्रश्न आ सकता है। ये बड़ी नदी है। चलिए आगे देखते हैं, गरीब स्थान मंदिर मुजफ्फरपुर। ये गरीब स्थान है, यहाँ भी देखेंगे हर साल जो है सावन के महीना में जो है पहलेजा जो घाट है, पहलेजा सोनपुर में जो घाट है, वहाँ से जल लेके जो श्रद्धालु है हज़ारों की संख्या, लाखों की संख्या में मुजफ्फरपुर जल चढ़ाने के लिए जाते हैं। तो ये भगवान शिव की पूजा स्थल है, तो यहाँ भगवान शिव का पूजा होता है।
तो इसको याद रखेंगे। यहाँ भगवान शिव की पूजा होता है और किसके रूप में होता है, तो गरीबनाथ के रूप में होता है। गरीब यानी गरीबों के मसीहा, गरीबों के बाबा, गरीबों के ईश्वर के रूप में उनकी पूजा यहाँ किया जाता है। और भगवान शिव का गरीबनाथ के रूप में पूजा होता है, इसको भी याद रखेंगे। गरीबनाथ के रूप में किसकी पूजा होता है, शिव भगवान का पूजा होता है। और यह मंदिर को उत्तर बिहार का देवघर ही बोला जाता है, क्योंकि यहाँ भी जल चढ़ाया जाता है गंगा नदी से पानी लेके, तो यह मंदिर देवघर ही बोला जाता है। यह मंदिर कितना है, 300 वर्ष पुराना है, तो इसको याद रखिएगा। आपसे सीधा पूछा जा सकता है कि गरीब स्थान जो मंदिर है वो कहाँ है, तो मुजफ्फरपुर जिला में है। क्या है कि आप देखें कि एक प्रश्न 67 बीपीएससी में आया था कि ब्रह्मयोनी पर्वत किस जिला में है, तो इसको याद रखें। ब्रह्मयोनी पर्वत गया जिला में है। इस सवाल आया था बीपीएससी 67 में, तो गया जिला में है। उसके बाद एक और प्रसिद्ध स्थल है कमल शाह दरगाह मुजफ्फरपुर, तो ये कमल शाह का दरगाह है। और एक सूफी संत थे, तो इनका दरगाह है, काफ़ी प्रसिद्ध दरगाह है। तो ये पूछा जा सकता है सीधा कि कमल शाह या फिर कम्बल शाह, इनको बहुत सारे जो स्थानीय नाम है कम्बल शाह भी बोला जाता है। तो कम्बल शाह का दरगाह कहाँ है, ये पूछा जा सकता है। आप तो इसको बताएंगे कि यह दरगाह कहाँ है, मुजफ्फरपुर में है। तो चलिए देखते हैं। ये संत हजरत दाता कम्बल शाह रहमतुल्लाह अलैह का मज़ार है, तो इसको याद रखेंगे। संत हजरत दाता कम्बल शाह रहमतुल्लाह अलैह का मज़ार है। यह धार्मिक सहिष्णुता और सौहार्द का प्रतीक है और हिंदू मुस्लिम धर्म के बीच जो है एकता का प्रतीक है। कम्बल शाह जो रहमतुल्लाह है वो सूफी संत थे, तो इसको याद रखिएगा, एक सूफी संत थे। तो आपसे सीधा सवाल यही आ सकता है कि जो कम्बल शाह का जो मज़ार है वो किस ज़िला में है, तो मुजफ्फरपुर है। बस इतना ही याद रखेंगे तो काम आपका हो जाएगा कि मुजफ्फरपुर ज़िला में है। और एक जो है कि खुदीराम बोस स्मारक भी है, तो खुदीराम बोस स्मारक मुजफ्फरपुर में है। तो खुदीराम बोस जी का जो स्मारक मुजफ्फरपुर में बनाया गया, और इसका एक बड़ा कारण है कि खुदीराम बोस को जो है फांसी भी मुजफ्फरपुर में ही दिया गया था, तो इसको याद रखेंगे। खुदीराम बोस एक स्वतंत्रता सेनानी थे और युवा स्वतंत्रता सेनानी थे और क्रांतिकारी भी थे, ठीक है ना। और वो अनुशीलन समिति के सदस्य थे, जो बंगाल के अनुशीलन समिति थी, जो क्रांतिकारी संगठन था, उसके वो मेंबर थे। तो इसको याद रखिएगा। जो खुदीराम बोस का स्मारक है कहाँ है, मुजफ्फरपुर ज़िला में है। और खुदीराम बोस के बारे में थोड़ा देख लेते हैं। उनका जन्म जो है कहाँ हुआ था, पश्चिम बंगाल में हुआ था। और हाल फिलहाल में उनका परिवार के जो मेंबर है वो आए थे वहाँ मुजफ्फरपुर में उनके स्मारक स्थल पर घूमने के लिए, फिर उनको याद करने के लिए। और खुदीराम बोस अनुशीलन समिति के सदस्य, इसको भी याद रखेंगे। अनुशीलन समिति के वो क्या थे, सदस्य थे। खुदीराम बोस तथा प्रफुल्ल चौकी द्वारा जो है 1908 में किंग्स फोर्ट पर क्या किया गया था, वहाँ के ये जज थे मुजफ्फरपुर कोर्ट के, और उन पर बम फेंका गया था, लेकिन ये बच गए थे संयोगवश। और दो जो ब्रिटिश महिला थी उनका देहांत हो गया था। तो ये घटना मुजफ्फरपुर की है, तो इसको याद रखेंगे। और इसी कारण जो है उनको 11 अगस्त 1908 को 18 वर्ष 8 महीना में खुदीराम बोस को फांसी दे दिया गया था, और ये फांसी मुजफ्फरपुर में दिया गया था। और उनके राष्ट्रप्रेम और बलिदान के लिए स्मारक का निर्माण किया गया है। तो जो स्मारक बनाया गया मुजफ्फरपुर में राष्ट्रप्रेम और उनके बलिदान को याद करने के लिए नाम वो बनाया गया स्मारक। खुदीराम बोस अपना अंतिम सांस मुजफ्फरपुर केंद्रीय जेल में लिए थे, तो उनको पहले जो अरेस्ट करके कहाँ रखा गया था, मुजफ्फरपुर का जो केंद्रीय जेल है उसमें रखा गया था, जिसे आज क्या किया है कि उनके स्मरण के लिए, उनको याद रखने के लिए उस जेल का नाम खुदीराम बोस मेमोरियल सेंट्रल जेल कर दिया गया। तो उस जेल को आज जो है खुदीराम बोस मेमोरियल सेंट्रल जेल बोला जाता है, मुजफ्फरपुर जेल को। तो ये भी सवाल आ सकता है कि खुदीराम मेमोरियल सेंट्रल जेल कहाँ है, तो मुजफ्फरपुर में है। ये देखिए उसकी तस्वीर है, खुदीराम बोस केंद्रीय कारा मुजफ्फरपुर में, तो इसको आप याद रखेंगे। चलिए आगे देखते हैं। और एक मुजफ्फरपुर से जुड़ा हुआ जो फैक्ट है कि भारत बैगन एंड इंजीनियरिंग लिमिटेड था वहाँ, तो मुजफ्फरपुर में ये था, लेकिन 1978 में बना था। सरकारी पीएसयू था, पब्लिक सेक्टर यूनिट सरकारी था, बिहार सरकार नहीं भारत सरकार के अधीन था, इसको याद रखेंगे। अब ये बंद पड़ा हुआ है, इसमें कोई काम नहीं होता है। तो ये पूछा जा सकता है कि भारत बैगन एंड इंजीनियरिंग वहाँ था, तो था निश्चित तौर पर 1978 में था, सरकारी पीएसयू था, लेकिन अब बंद पड़ा हुआ है। चलिए आगे देखते हैं। अगला है कि एनटीपीसी जो है बिहार में, एनटीपीसी मुजफ्फरपुर में भी है। तो एनटीपीसी में एक कांटी जगह है, कांटी थर्मल पावर है। कांटी थर्मल पावर जो है एनटीपीसी का है और एनटीपीसी के स्वामित्व में, तो इसको याद रखिएगा। आपसे पूछा जा सकता है, तो याद रखेंगे कि कांटी जगह है और कांटी जगह पे ही एनटीपीसी का थर्मल पावर है, मुजफ्फरपुर में है। ये कोयला आधारित है, इसको अभी याद रखिएगा। एक जो मुजफ्फरपुर से बड़ा तथ्य है कि श्री कृष्ण मेडिकल कॉलेज एंड अस्पताल कहाँ है, तो मुजफ्फरपुर में, इसको भी याद रखिए। क्योंकि बीपीएससी पूछा था कि पीएमसीएच की स्थापना कब हुई थी, या फिर इस तरीका के सवाल पूछा जाता है कि पूछा कहाँ है, तो आपको याद रखना है कि श्री कृष्ण मेडिकल कॉलेज अस्पताल कहाँ है, मुजफ्फरपुर में है। इसकी शुरुआत 1970 में हुआ था। बिहार सरकार के द्वारा संचालित मेडिकल कॉलेज है, बिहार सरकार के स्वामित्व में है और बिहार सरकार द्वारा संचालित किया जाता है, तो इसको याद रखेंगे। अभी एक मुजफ्फरपुर से जुड़ा हुआ जो करंट अफेयर है कि आकांक्षी जिला जो कार्यक्रम है
तो मुजफ्फरपुर को कृषि में प्रथम स्थान प्राप्त हुआ था। और 7 से जून जो है इस साल जो है, ये तो थोड़ा पुराना न्यूज़ है कि मुजफ्फरपुर को कृषि में जो है प्रथम स्थान प्राप्त हुआ था, लेकिन अभी जून 2024 में स्वास्थ्य और पोषण में भी प्रथम स्थान मुजफ्फरपुर को प्राप्त हुआ है। तो इसको भी याद रखेंगे, स्वास्थ्य और पोषण का जो इंडिकेटर है उसमें भी मुजफ्फरपुर को प्रथम स्थान प्राप्त हुआ है। तो हम देखेंगे कि आकांक्षी जिला कार्यक्रम के बारे में देखेंगे, जैसे कि अगर आप बीपीएससी देते हैं, अगर मेंस देते हैं, तो मान लेते हैं सबसे सवाल पूछा जाता था कि गरीबी को दूर करने के लिए बिहार सरकार या फिर भारत सरकार कौन कौन सा कदम उठा रही है। तो आप जो लिखते हैं तो बड़ा जिला, जो बड़ा स्कीम नहीं लिखते, जैसे एस्पिरेशनल डिस्ट्रिक्ट प्रोग्राम, ये बड़ा स्कीम है सरकार की, और ये सरकार निश्चित तौर पर यहाँ सभी इंडिकेटर पे काम कर रही है। तो आपको सबसे पहले इसी स्कीम को लिखना है। ऐसा नहीं कि आप लिख रहे हैं कि प्रधानमंत्री उज्ज्वला योजना के तहत गरीबों को बांटा जा रहा है, तो उसकी है, लेकिन वो उससे बड़ा स्कीम ही है। तो जो आधारभूत स्कीम है, जो व्यापक स्तर पर चेंजिंग ला रहे हैं पूरे इंडिया के अंदर, तो पहले हमको उस स्कीम के बारे में बताना है, अदरवाइज आपको नंबर नहीं मिलेगा मेंस में। तो एस्पिरेशनल डिस्ट्रिक्ट प्रोग्राम जो है हमारे पास, आकांक्षी जिला कार्यक्रम है, ये पूरे देश के अंदर संचालन इसका 2018 से किया जा रहा है। जनवरी 2018 से शुरू किया गया। ये नीति आयोग का कार्यक्रम है, नीति आयोग का कार्यक्रम है। नीति आयोग इसको संचालन करती है, राज्य सरकार के सहयोग से जो है नीति आयोग इसको संचालित करती है। और पूरे देश में 112 जिले को चुना गया जो पिछड़ा हुआ जिला है, जो सामाजिक आर्थिक जो इंडिकेटर होते हैं, जो सामाजिक आर्थिक कारक होते हैं, जिस आधार पर किसी भी राज्य को, किसी भी समाज को विकसित मानते हैं, अगर उन कारकों पर जो सबसे पिछड़ा हुआ 112 जिला था पूरे देश से, उसको चुना गया, और उसमें जो है इस तरीके के प्रोग्राम लाया जा रहा है ताकि वहाँ से गरीबी की समाप्त हो सके और वो जिला भी डेवलप्ड जिला बन सके। और इसी आधार पे जो है वहाँ रैंकिंग भी दिया जाता है। और ये जो स्कीम है किसके, नीति आयोग के द्वारा चलाया जाता है, राज्य के सहयोग से संचालित किया जाता है। और आकांक्षी जिला कार्यक्रम का डेल्टा रैंकिंग मासिक आधार पर जारी होता है। तो ये मासिक आधार पर जारी होता है, और इसके इंडिकेटर 5 बड़े इंडिकेटर है, उस पर हम चर्चा करेंगे। और ये जो जारी होता है, इसमें क्या है कि स्वास्थ्य प्रतिस्पर्धा जो होता है ना, कि स्वच्छ प्रतिस्पर्धा हो रहा है लोगों के, मतलब जो जिला सबसे पीछे है, तो वहाँ जो डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट है जिनके द्वारा संचालित हो रहा है, स्टेट गवर्नमेंट के द्वारा संचालित हो रहा है, नीति आयोग खुद काम वहाँ कर रही है, तो वहाँ जो भी सामाजिक और आर्थिक जो इंडिकेटर है जिस पे नीति आयोग काम कर रही है एस्पिरेशनल डिस्ट्रिक्ट प्रोग्राम के तहत, तो वहाँ बेहतर काम हो रहा है कि नहीं, तो रैंकिंग दिया जाता है, ताकि एक तरीक़ा से स्वच्छ हेल्दी कंपटीशन हो सके, ताकि एक दूसरे से बीच में आगे बढ़ने के जो कारण जो है वहाँ बेहतर तरीक़ा से परियोजनाओं का क्रियान्वयन हो सके, और वह भी बेहतर तरीक़ा से संचालित हो सके और डेवलप जिला बन सके। तो ये है इंडिकेटर। अगर देखेंगे आप यहाँ की जो इंडिकेटर है जिस पे काम करती है नीति इस तरीके एस्पिरेशनल डिस्ट्रिक्ट प्रोग्राम के तहत, तो पहला तो हेल्थ एंड एजुकेशन का वेटेज 30% है। हेल्थ एंड न्यूट्रिशन है, तो इसी में जो है मुजफ्फरपुर पहले स्थान पे आया था। अभी बताया कि जून 2024 में मुजफ्फरपुर तो जून 2024 में मुजफ्फरपुर पहले स्थान पे आया। एजुकेशन है, एग्रीकल्चर एंड वाटर रिसोर्स है, तो इसमें भी मुजफ्फरपुर पहले स्थान पे आया था। फिर फाइनेंशियल इंक्लूजन है और स्किल डेवलपमेंट है। तो इन सारे जो योजना है, ये सारे इंडिकेटर है, इन सारे इंडिकेटर पे देखा जाता है कि कौन से जिला का कितना बेहतर परफॉर्मेंस है। और ये मंथली जो है जारी होती है। एक बेसिक इंफ्रास्ट्रक्चर भी है, इसका भी जो है वैल्यू 10% है। तो बेसिक इंफ्रास्ट्रक्चर का वैल्यू भी कितना है, 10% है। तो ये भी देखा जाता है कि वहाँ इंफ्रास्ट्रक्चर कितना निर्माण हो रहा है, रोड सड़क का, नाला का निर्माण हो रहा है कि नहीं, ताकि जो है सामाजिक आर्थिक इंडिकेटर बेहतर हो सके। चलिए देखेंगे जो आकांक्षी जिला कार्यक्रम है, तो आपसे पूछा जा सकता है कि आकांक्षी जिला कार्यक्रम में बिहार के कितने जिले हैं, तो आप याद रखेंगे बिहार के 13 जिले शामिल है। तो टोटल पूरे इंडिया से 112 जिला लिया गया है, जिसमें से 13 जिले अकेले बिहार के। तो इसको भी याद रखेंगे, मुजफ्फरपुर, बांका, बेगूसराय, वैशाली, अररिया, ये सारे जो जिले हैं ये एस्पिरेशनल डिस्ट्रिक्ट प्रोग्राम में शामिल है। तो आपका पहला काम यही होगा कि आप 13 के 13 जिला याद कर जाएँ, क्योंकि बीपीएससी में सवाल आने की काफ़ी संभावना है कि एस्पिरेशनल डिस्ट्रिक्ट प्रोग्राम के तहत बिहार के कितने जिले है तो वो तो याद रहेगा 13 जिले, लगभग सभी लोग को याद होगा जो तैयारी करे गंभीरतापूर्वक। लेकिन सब आपको ये भी करना है कि 13 के 13 जिला भी याद कर जाना है, लिख के इसको याद कर जाइए, ये काफ़ी ज़रूरी है। चलिए आगे देखते हैं। अगला जो हमारा महत्वपूर्ण प्रश्न है कि मुजफ्फरपुर में राज्य का दूसरा एथेनॉल संयंत्र का उद्घाटन किया गया है। तो राज्य का दूसरा एथेनॉल संयंत्र बनाया गया है, और ये एथेनॉल संयंत्र जो है अनाज आधारित होगा, और यहाँ मुख्य रूप से जो है मक्का का इस्तेमाल करके एथेनॉल का निर्माण किया जाएगा। और ये मुजफ्फरपुर के मोतीपुर में लगाया गया है, तो इसको याद रखेंगे, मुजफ्फरपुर के मोतीपुर में लगाया गया है और मक्का से बनाया जाएगा। ये तो मैं बता दें कि मक्का से यहाँ एथेनॉल बनाया जाएगा, मुख्य रूप से मक्का या फिर जो भी अनाज आधारित ये है। तो अनाज जो भी है अपने यहाँ, जो भी मक्का होता है, गेहूँ होता है, धान है, तो इन सभी चीज़ों का इस्तेमाल करके यहाँ एथेनॉल का निर्माण किया जाएगा। और बिहार सरकार की एक एथेनॉल प्रोडक्शन प्रमोशन पॉलिसी 2021 है, इसी के अनुरूप है ये। तो बिहार सरकार एक पॉलिसी लाया था 2021 में, एथेनॉल प्रोडक्शन प्रमोशन पॉलिसी 2021। और इस पॉलिसी के बारे में निश्चित तौर पर पढ़िए, मेंस में काफ़ी उपयोगी होगा, मेंस में आपको लिखने में
काफ़ी मदद करेगा। और अलग से भी इस पर आ सकता है प्रश्न की जो एथेनॉल प्रोडक्शन प्रमोशन पॉलिसी 2021 का बिहार सरकार का, उसमें क्या क्या प्रोविज़न है और बिहार के औद्योगिकरण में या फिर बिहार में रोजगार सृजन में उसका क्या योगदान है। तो इस तरह का सवाल आता है। इसी तरीके से आजीविका पर भी मेंस में सवाल आया था 67 बीपीएससी के मेंस में, तो इसको याद रखिएगा। चलिए आगे देखते हैं। अगला जो हमारा महत्वपूर्ण है कि जो पहला जो संयंत्र लगा था एथेनॉल का, वो कहाँ लगा था? पूर्णिया में लगा था। पूर्णिया का एक परोड़ा नामक स्थल पे लगाया गया था। तो इसको भी याद रखिएगा, परोड़ा जो जगह है वो पूर्णिया में लगाया गया था, क्योंकि इससे देखेंगे कि प्रथम जलीय सौर ऊर्जा केंद्र कहाँ लगा था बिहार में, तो दरभंगा में था, लेकिन दरभंगा का जगह का नाम कदीराबादी पूछा गया था बीपीएससी 68 में। तो इसको याद रखिए, जगह का भी नाम पूछता है आजकल बीपीएससी। चलिए एथेनॉल के बारे में देख लेते हैं। एथेनॉल एक प्रकार का अल्कोहल होता है, और ये अनाज के द्वारा, अनाज हो गया बायोमास के तहत बनाया जाता है, गन्ना हो गया, अनाज हो गया, फल हो गया, उसका छिलके के द्वारा किण्वन करके या फर्मेंटेशन द्वारा इसका निर्माण किया जाता है। और देखें कि इसका जो एल्कोहल का फार्मूला है, रासायनिक फॉर्मूला C5H5 OH है, तो इसको भी याद रखिएगा। एथेनॉल का मुख्य रूप से इस्तेमाल कहाँ किया जाता है? तो इसका इस्तेमाल पेट्रोल के साथ मिला के ईंधन के रूप में किया जाता है। तो इसको भी याद रखिएगा, पेट्रोल के साथ ईंधन के रूप में किया जाता है। और जो भारत सरकार है उसका भी पॉलिसी है कि जो भी पेट्रोलियम है उसमें 20% कम से कम एथेनॉल मिलाया जा सके। अब देखें कि भारत में बहुत सारा अनाज जो है, लगभग भारत में जितना उत्पादन होता है उसका 20 से लेकर 30% अनाज बर्बाद हो जाता है, क्योंकि हमारे यहाँ इंफ्रास्ट्रक्चर बेहतर नहीं, कोल्ड स्टोरेज बेहतर नहीं है। तो अगर इथेनॉल तरीका के अगर हमारे पास प्लांट होगा तो जो अनाज सड़ रहा है उससे हम इस निश्चित तौर पर एथेनॉल निर्माण कर सकते हैं और 20% तक इसका उपयोग किया जा सकता है। अर्थात अगर एक लीटर अगर हमें पेट्रोल ईंधन के लिए उपयोग चाहिए गाड़ी में, तो 800 ग्राम पेट्रोल और 200 ग्राम हम एथेनॉल का उपयोग कर सकते हैं ईंधन के रूप में। अब ये जो एथेनॉल होता है, निश्चित तौर पर अगर भारत इसके एथेनॉल का 20% करता है तो 20% हमारे पास पेट्रोलियम आयात कम हो जाएगी, क्योंकि भारत जो है पेट्रोलियम आयात पर ही निर्भर है, क्योंकि हमारे यहाँ पेट्रोलियम उत्पादन बहुत कम होता है, हम ज़्यादातर ऐसा रिफाइन करते हैं उसका। तो निश्चित तौर पर जो भारत का BOT है, बैलेंस ऑफ पेमेंट है, BOP जो भारत का है बैलेंस ऑफ पेमेंट है, BOT जो है बैलेंस ऑफ ट्रेड है, वो दोनों में सुधार होगी। तो BOT और BOP दोनों में सुधार होगी। तो आप अगर इकोनॉमिक्स पढ़े तो निश्चित तौर पर BOP पढ़े, बैलेंस ऑफ पेमेंट और बैलेंस ऑफ ट्रेड के बारे में पढ़े। जब आप मेंस लिखेंगे तो इस तरीके की बात लिखना ही पड़ेगा, तभी जाके नंबर देता है। और ये जो है देखें कि जो एथेनॉल ब्लेंडिंग पेट्रोल जिसको बोलते हैं, या फिर एथेनॉल मिला हुआ जो पेट्रोल होता है उसमें जो है कार्बन कम उत्सर्जन होता है अपेक्षाकृत पेट्रोल और डीजल से। तो इसको भी याद रखेंगे कि यह जो है कार्बन उससे कम उत्सर्जन होता है, यानी कि यह पर्यावरण के अनुकूल भी है। और जीरो कार्बन जो लक्ष्य है भारत सरकार का, उसको प्राप्ति में ये मदद भी करेगी। तो ये काफ़ी ज़रूरी हो गया। चलिए आगे देखते हैं। मुजफ्फरपुर में अभी कृषि ट्रेनिंग सेंटर खोला गया है, तो इसको याद रखेंगे, सीधा पूछा जा सकता है कि कृषि ट्रेनिंग सेंटर कहाँ खोला गया है, तो मुजफ्फरपुर में है। और ये सरैया में है, मुजफ्फरपुर का एक जगह है सरैया, ये नगर पंचायत भी है, तो यहाँ है, ये एक छोटा सा प्लेस है। और ये राजेंद्र जो सेंट्रल एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी पूसा है उसके द्वारा संचालित होता है। तो इस तरीके की बात ही पूछा जाता है कि किसके द्वारा संचालित होता है। और एक जो है कि होमी भाभा कैंसर अस्पताल अनुसंधान केंद्र भी मुजफ्फरपुर में खोला गया है। तो होमी भाभा कैंसर अस्पताल और अनुसंधान केंद्र कहाँ है? मुजफ्फरपुर में, इसको याद रखिएगा। और यह भारतीय परमाणु ऊर्जा विभाग के अधीन टाटा मेमोरियल हॉस्पिटल मुंबई द्वारा संचालित है। तो ये याद रखिएगा, ये पूछा जा सकता है कि किसके द्वारा संचालित है। तो होमी भाभा कैंसर अस्पताल अनुसंधान केंद्र जो है मुजफ्फरपुर में खोला गया है, और ये भारतीय परमाणु ऊर्जा विभाग के अधीन टाटा मेमोरियल हॉस्पिटल मुंबई के द्वारा संचालित है। और अगला जो हमारा महत्वपूर्ण करंट अफेयर है कि बिहार राज्य का पहला वन्यजीव अस्पताल खोला गया है मुजफ्फरपुर में। तो ये जो अस्पताल है बिहार का प्रथम अस्पताल है, और शेरपुर, मुजफ्फरपुर की एक जगह है शेरपुर वन प्रभाग में खोला गया। और यहाँ मुख्य रूप से क्या हुआ कि जो भी जंगली जानवर है, अगर उनकी तबीयत खराब होती है, वो बीमार है, किसी बीमारी से चोट लगा है, कुछ भी है, तो इस अस्पताल में भर्ती करके इलाज किया जाएगा। जिस तरीका से मरीजों को भर्ती अस्पताल में किया जाता है, उस तरीका से किया जाएगा। 15 दिन तक ठहरने रहने की व्यवस्था किया गया है, यहाँ सभी प्रकार की व्यवस्था किया गया है। चलिए आगे देखते हैं। अगला जो हमारा महत्वपूर्ण प्रश्न है कि मुजफ्फरपुर के मोतीपुर में मेगा फूड पार्क बनाया जा रहा है। तो जो मुजफ्फरपुर है वहाँ मोतीपुर में मेगा फूड पार्क बनाया जा रहा है। यहाँ 400 करोड़ से लागत से अनुमानित है, और केंद्र सरकार प्रति मेगा फूड के लिए 50 करोड़ रुपया क्या करती है? अनुदान के रूप में भी देती है, ताकि सहयोग हो सके, राज्य उसका निर्माण कर सके। तो जैसा कि आप जानते हैं कि जो मेगा फूड पार्क होता है, यहाँ फूड जो भी एग्रीकल्चर प्रोडक्शन होता है उसका जो है प्रोसेसिंग किया जाता है, उसका वैल्यू एडिशन किया जाता है, ताकि बेहतर मूल्य मिल सके। तो अब जैसा कि आप जानते हैं कि बिहार में मुख्य रूप से बिहार जो है एग्रीकल्चर वेस्ड इकोनॉमिक है और स्टेट है। तो यहाँ मुख्य रूप से इस तरीके की इंडस्ट्री की काफ़ी ज़रूरत है, क्योंकि हमारे यहाँ कृषि का उत्पादन बृहद स्तर पर होता है, और कई मामलों में बिहार जो है दूसरे तीसरे स्थान पर एग्रीकल्चर प्रोडक्शन के मामला में है। तो मेगा फूड पार्क के बारे में देखते हैं। मेगा फूड पार्क एक औद्योगिक क्षेत्र होता है, इंडस्ट्रियल एरिया होता है, जिसमें खाद्य प्रसंस्करण से जुड़ी हुई इकाइयों को लगाया जाता है। तो फूड प्रोसेसिंग जो भी इकाई होता है उसको लगाया जाता है, इंडस्ट्रियल क्षेत्र होता है एक तरीका से। और ये एक तरीका से क्लस्टर होता है, यहाँ सिर्फ सभी प्रकार की सुविधाएं होती है,
कोल्ड स्टोर होता है, साथ में वैल्यू एडिशन होता है, साथ में फार्मर का भी यहाँ ग्रुप होता है, सेल्फ हेल्प ग्रुप होता है। तो हर प्रकार की एक्टिविटी यहाँ संपन्न होती है। तो मेगा फूड पार्क योजना की शुरुआत भारत सरकार द्वारा 2008 में किया गया था और भारत सरकार के जो खाद्य प्रसंस्करण उद्योग मंत्रालय है उसी के द्वारा यह किया गया था। तो इसको भी याद रखिएगा। और मेगा फूड पार्क में देखेंगे कि मेगा फूड पार्क में क्या क्या होता है। तो आप देखेंगे कि यहाँ इंपोर्टर, एक्सपोर्टर, सभी प्रकार के स्टेक होल्डर होता है। फार्मर ग्रुप है, सेल्फ हेल्प ग्रुप है, इंडिविजुअल फार्मर्स है, फील्ड कलेक्शन सेंटर भी होता है, फील्ड से कलेक्ट करके लाया जाता है जो उत्पादन होता है। साथ में प्री कूलिंग है, ग्रेडिंग है, सभी प्रकार के सिस्टम यहाँ है। पैकिंग भी होता है, टेम्पोररी स्टोरेज की व्यवस्था है, सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट भी होता है। तो यहाँ सभी प्रकार के चीज़ें होता है। इस तरीक़ा से क्या होता है कि उसको जो है वैल्यू एडिशन हो जाता है। जो राज्य का जो कृषि उत्पाद है उसको ज़्यादा मूल्य मिलेगा, वैल्यू एडिशन होता है। जैसे आप देखें कि मखाना है, तो मखाना पूरे भारत का 80 से 90% उत्पादन बिहार में होता है, जबकि उसका देखें कि प्रोसेसिंग कहाँ होता है, पंजाब में होता है। और पूरी दुनिया के अंदर वह पंजाब के नाम से बेचा जाता है। पूरे दुनिया के अंदर पंजाब के नाम से बेचा जाता है, जबकि उसको उत्पादन कहाँ होता है, बिहार में होता है। तो बिहार के जो किसान है उसको उत्पादन का लगभग 50% ही मूल्य प्राप्त हो पाता है, जबकि प्रोसेसिंग करने वाली इंडस्ट्री है वो उसको ज़्यादा मूल्य पे बेचती है। तो इससे बिहार को लाभ नहीं मिल रहा ना। तो इसलिए फूड प्रोसेसिंग जो मेगा फूड पार्क है, इस तरीके की इंडस्ट्री काफ़ी जरूरी है बिहार के लिए। चलिए आगे देखते हैं। राज्य का पहला टॉयलेट क्लिनिक मुजफ्फरपुर में खोला गया है। तो ये टॉयलेट क्लिनिक थोड़ा अजूबा है, क्योंकि आप क्लिनिक का नाम तो जानते हैं कि क्लिनिक में क्या होता है। देखते हैं कि वहाँ जो है रोगी जाता है, वहाँ अस्पताल में होता है, एक छोटा मोटा अस्पताल होता है, वहाँ चेक होता है और पेशेंट का इलाज किया जाता है। और वहाँ छोटा मोटा इलाज किया जाता है। क्लिनिक के अंदर आप देखेंगे कि एक डॉक्टर होते हैं। उसी प्रकार के सेम है कि यहाँ एक टॉयलेट क्लिनिक बनाया गया है। मतलब सीधा सा है कि जो टॉयलेट होता है, जो शौचालय है, और किसी भी ग्रामीण क्षेत्र में जो है अगर शौचालय ख़राब हो जाता है तो उसको लोग बनाते नहीं हैं। तो उसको बनाने के लिए यहाँ एक मैकेनिक होता है और वो जाके उस तरीके की सेवा देता है। शौचालय की मरम्मत करना, संचालन, स्वच्छता सभी पर काम करता है ये। तो इसको याद रखेंगे। टॉयलेट क्लिनिक कहाँ बनाया गया है, मुजफ्फरपुर जिला में। और ये यूनिसेफ जीविका आजीविका योजना और जो लोहिया स्वच्छ अभियान है उसके तहत इसमें संचालित होता है। तो इसको याद रखेंगे। और राज्य का पहला पोर्टेबल आंगनबाड़ी केंद्र जो है कहाँ बनाया गया है, तो फकुली जो है मुजफ्फरपुर में है। फकुली मुजफ्फरपुर जिला में, वहाँ ही बनाया गया है। पोर्टेबल इस क्रम में है कि इसको कहीं से भी उठा के ले जाया जा सकता है, लाया जा सकता है। मुख्य रूप से यह बाढ़ जो है क्षेत्र है उसके लिए बनाया गया है। और मुजफ्फरपुर में बाढ़ क्षेत्र है, कोसी के बाढ़ प्रभाव क्षेत्र में मुजफ्फरपुर भी आती है, तो वहाँ ये बनाया गया। साथ में एक अगला जो महत्वपूर्ण है कि भिखारियों द्वारा संचालित बैंक कहाँ मुजफ्फरपुर में है। इसके सारे मेंबर भिखारी है, उनके द्वारा संचालित किया जाता है और बैंक के रूप में ही सारा काम करता है। एक तरीका से सेल्फ हेल्प ग्रुप के तरीका से ये काम करता है। तो इसको भी याद रखिएगा। तो ये था हमारा वीडियो मुजफ्फरपुर के बारे में। थैंक यू फॉर वॉचिंग मी एंड प्लीज़ शेयर इट एंड सब्सक्राइब माई चैनल। थैंक यू।